Welcome to our YouTube channel Chemistry by Sadhanavar. तो जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री बाय साधनवर में आज के दिन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। हम एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी के दरमियान रिलेशनशिप को देखेंगे। एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कुछ किताबों में पी से इसको डिनोट कर देते हैं। तो जनाब, इस टॉपिक को स्टडी किया मैंने तकरीबन 3-4 मुख्तलिफ बुक्स में, और हर बुक्स में मुख्तलिफ इसकी डेरिवेशन मुख्तलिफ अंदाज में समझाया गया था। लेकिन मजे की बात और दिलचस्पी की बात यह थी कि फाइनल इक्वेशन यही थी। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेरिवेशन के एक ही काम को करने के 3-4 तरीके, लेकिन फाइनल आंसर सेम, रिजल्ट सेम। तो हमने एक इक्वेशन डिराइव करनी है। इक्वेशन ये है एस इज इक्वल टू के नेचुरल लॉग डब्ल्यू। एक बुक में मैंने देखा लिखा हुआ था एस इज इक्वल टू के नेचुरल लॉग पी। कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम चीज है। तो ये इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, और इस इक्वेशन के डेरिवेशन के कई 3-4 तरीके हैं। इसमें काफी ज्यादा मैथमेटिक्स यूज हो रहा है। मैं एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा तरीका इंशाल्लाह इस पे अपनाएंगे जिसमें बहुत कम मैथमेटिक्स हो, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। इस टॉपिक एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी का एक दूसरा नाम, या यूं कह लीजिए कि इस इक्वेशन का एक नाम है बोल्ट्जमैन प्लैंक इक्वेशन। बोल्ट्जमैन प्लैंक इक्वेशन भी इसको बोलते हैं। तो एग्जाम में आपको इस तरह भी ये दिखने को मिलेगा, बोल्ट्जमैन प्लैंक इक्वेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपने अपने क्लास वालों के फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो को घुमा के मारना है। जनाब, चले शुरू करते हैं। तो जी हाँ, ये लाइन लिखिए मेरे साथ साथ, हाथ पे हाथ बांध कर ना बैठे, साथ साथ लिखें। ये लाइन लिखें, देयर एग्जिस्ट a relationship between entropy and probability। S entropy, W probability। तो हम लिखेंगे S is equal to function of probability, और भैया इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ठीक, तो हम फर्ज करें कि हमारे पास दो सिस्टम है या दो सैंपल है। लेट अस कंसीडर we have two samples। आप सिस्टम भी लिख सकते हैं, कुछ किताबों में इसको 1-2 करके बोला गया, हम ए भी कर लेंगे। लेट अस कंसीडर वी हैव टू सैंपल्स, वन इज ए एंड अदर इज बी। ठीक, तो अब इक्वेशन 1 को सिस्टम इन सैंपल्स या सिस्टम पे अप्लाई करें। फॉर सैंपल ए, इक्वेशन 1 ऐसे हो जाएगी, एस ए इज इक्वल टू एफ इंटू डब्ल्यू ए। फॉर सैंपल बी, इक्वेशन ऐसे हो जाएगी, एस बी इज इक्वल टू एफ इंटू डब्ल्यू बी। यहां तक बात हो गई। आगे एक बात याद रखना, अगर हम टोटल करना चाहें, टोटल एंट्रोपी, तो ए बी ये बराबर होगा, इक्वेशन 1 से देखें, एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी। ये एक और इक्वेशन होगी। अब एस ए बी को हम ऐसे लिखेंगे, देखें, एस ए बी का मतलब है एस ए प्लस एस बी। ठीक है, ये बात बड़े दिलचस्प तरीके से हम यहाँ तक कर गए। यहाँ हम एक लाइन लगा देते हैं, ताकि चीजों को और हम लिख पाए। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एंट्रोपी है, ये बात भी नोट कर ले, एंट्रोपी इज ए एडिटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब है एंट्रोपी को ऐड किया जाएगा, एडिटिव प्रॉपर्टी। जबकि ये बात लिख लें, प्रोबेबिलिटी इज ए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि एस ए बी के लिए एस ए प्लस एस बी करें। ये एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी करें। अरे दिया समझे हो?
कि नहीं ठीक समझे हो। इसको भैया इक्वेशन नंबर 2 कह दो। इक्वेशन 2 को हम यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं, उसका एक फायदा होगा और वो फायदा आप देखेंगे। यानी इक्वेशन 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, SA प्लस SB इज इक्वल टू SAB लिख सकते हैं इक्वेशन 2। अब SA की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से देखकर, और वो क्या है F इंटू WA। SB की जगह हम यहाँ से देखकर वैल्यू पुट करेंगे और वो क्या है F इंटू WB। और SAB की जगह हम यहाँ से देखकर पुट करेंगे वो क्या है F इंटू WA इंटू WB। तो ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को नंबर अलॉट कर दो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसको नंबर 3 अलॉट कर दो। अब इक्वेशन 3 को देखो, आप साथ साथ लिखो, साथ साथ लिखोगे तो समझ आएगा, अगर देखते रहोगे तो देखते रहोगे, ये राइटिंग का काम है। अब इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करना है, लिखें डिफरेंशिएट, differentiate above equation 3 with respect to WB by keeping WA constant, by keeping WA constant, यानी WA को constant रखो और WB से डिफरेंशिएट करो। देखिएगा कैसे करेंगे। ये क्या है FA, इसका पार्शियल डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। इसको मैथमेटिक्स में करली भी बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F इंटू WA बाय पार्शियल डेरिवेटिव WB, क्योंकि हम WB के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू WB डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव WB बाय पार्शियल डेरिवेटिव WB, और इस तरफ भी पार्शियल डेरिवेटिव F WA इंटू WB विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव WB। तो ये एक और इक्वेशन बन गई, और यहाँ हम ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे, मैं आपको बताता हूँ, ब्रैकेट लगाकर यहाँ लिख दो WA, यानी WA कांस्टेंट है। यहाँ पर WA लिख दो, जो चीज यहाँ पर लिखी जाए इसका मतलब है वो कांस्टेंट होती है। तो भैया ये काम हो गया, ये बात बन गई। अब एक और काम, और वो काम क्या है, देखो हम ये कह चुके हैं कि WA कांस्टेंट है। जो चीज कांस्टेंट होती है ना, याद रखना, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। WA कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव होगा 0, तो यहाँ तो आ जाएगा 0, और यहाँ आप ऐसे ही लिख दो, जब ब्रैकेट ऐसे लगा दो F WB ओवर W पार्शियल डेरिवेटिव WB एट कांस्टेंट WA, और इधर भी ये चीज बिल्कुल ऐसे ही लिख दो, बिल्कुल ये चीज ऐसे ही लिख दो, कॉपी पेस्ट ही मार लो। अब अगले पेज पर ये वाली क्वेश्चन लिखता हूँ और इसको फिर हम शुरू करते हैं। साथ साथ लिख रहे हो दिया तो समझ आएगी। आ जाओ मेरे प्यारे, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। और इक्वेशन हमने ये लिखी थी कि पार्शियल डेरिवेटिव WB partial derivative WB at constant WA is equal to WA WB partial derivative WB WA। अब इस साइड पे ना चेन रूल लगाएंगे, इस साइड पे क्या लगाएंगे, चेन रूल। अब चेन रूल क्या है, चेन रूल मैथमेटिक्स का एक रूल है। चेन रूल अगर आपको नहीं आता तो थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लो, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। चेन रूल इस पे लगाएंगे और वो रूल ये होता है, ये देखना कि dy बाय dx ये बराबर है dy बाय du मल्टीप्लाई du बाय dx, यानी du से काट सकते हैं तो dy बाय dx से हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ये चेन रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये भी ऐसे ही लिख दो, ये पार्शियल डेरिवेटिव WB पार्शियल डेरिवेटिव WB एट कांस्टेंट WA, और इस पे भैया लगाओगे चेन रूल। इस पे क्या लगाओगे, चेन रूल। देखना मैं कैसे लगाता हूँ,
डेल एफ डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी, ये बिल्कुल ऊपर वाली जो साइड है ये वैसे लिख दो। इसके अब नीचे लिखो डेल डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, और इसी चीज से यहाँ पर मल्टीप्लाई करो डेल डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, और फिर जो नीचे वाली साइड है पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू बी, ये लिख दो। ये कहलाता है चेन रूल। यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पर डब्ल्यू ए लिख दो। इसका मतलब है एट कांस्टेंट डब्ल्यू ए। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, इसको भी ऐसे लिख दो, बिल्कुल ऐसे, पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू बी, पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू बी। इसमें ना थोड़ा सा मैथमेटिक्स काफी आना चाहिए, तो आप साथ साथ लिखें। जो स्टेप ना समझ आए फिर वो आप अपने किसी क्लास वालों से पूछ लें, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पेड व्हाट्सएप में है वो मुझसे पूछ लें। पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, वैसे ही लिख दिया। ठीक, अब इसमें डब्ल्यू ए कॉन्स्टेंट है। जो चीज कॉन्स्टेंट है, देखो डब्ल्यू ए क्या है, कॉन्स्टेंट है। जो कॉन्स्टेंट है उसे डेरिवेटिव से बाहर लिख लो कि डब्ल्यू ए पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू बी, इसको ऐसे करके लिखो। ये इसमें हमने रीअरेंजमेंट की है, इतनी हमने क्या की है, रीअरेंजमेंट की है, इतनी हमने क्या की है। देखो अब इसकी जगह पर आ जाएगा 1, तो ये ऐसे बन जाएगा, यानी भैया ये चीज तो ऐसे ही आएगी, पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू बी ओवर पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू बी एट कांस्टेंट डब्ल्यू ए, और ये ऐसे आ जाएगा डेल एफ डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी ओवर डेल डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ डब्ल्यू ए आ जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए आ गया। ये बात पल्ले पड़ गई, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगा कर कह दो कि डब्ल्यू ए हमने कांस्टेंट रखा है, एट डब्ल्यू कांस्टेंट। इस डब्ल्यू ए के बाहर क्यों निकाला, क्योंकि ये कांस्टेंट था, जो कांस्टेंट था इसलिए इसको ये जो पार्शियल डेरिवेटिव का साइन है इससे बाहर निकाल के लिख दिया। तो इस स्टेप में हम आगे, और इस स्टेप को हमने इक्वेशन नंबर 5 बोलना है। इस स्टेप को हमने क्या बोलना है, इक्वेशन नंबर 5। 4 हमने कहीं पे मिस कर दिया, आप भी उसको भले मिस कर दो। इस स्टेप को आप इक्वेशन नंबर 5 ही बोलोगे। अगर 4 आपने किसी को कहना ही है तो इसको बेशक 4 कह दो। जिस तरह मैं नंबरिंग दे रहा हूँ इसी तरह नंबरिंग दो, तो थोड़ी सी आपको सहूलत हो जाएगी, वरना आप अपनी मर्जी से भी नंबरिंग दे सकते हो। इसे थोड़ा नोट करो। आगे चलते हैं। ये जो इक्वेशन 5 है ना, इससे आगे चलते हैं। इक्वेशन 5 को मैं दोबारा लिखूंगा, फिर इससे आगे चलते हैं। इसे इक्वेशन 5 को जरा दोबारा लिखें। इक्वेशन 5 क्या थी कि पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू बी, पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू बी एट कांस्टेंट डब्ल्यू ए इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी ओवर पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ पर डब्ल्यू ए था, ये इक्वेशन 5 थी। अब बस छोटा सा काम करो कि मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 5 को डब्ल्यू बी से ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई above equation 5 by WB on both sides। both sides पर WB से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 5 को। तो पार्शियल डेरिवेटिव ये था, ये इक्वेशन थी, पार्शियल डेरिवेटिव WB, इसको मल्टीप्लाई कर दो WB से। ठीक, WB इस तरफ लिख दो, WB इस तरफ लिख दो, इस तरफ ना लिखो, इसको जरा इरेज कर देते हैं। ये आपने लिख दिया एट कांस्टेंट डब्ल्यू ए, और इधर भी हमने किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, डब्ल्यू बी के साथ। जी ये वाला डब्ल्यू ए ना, ये वाला डब्ल्यू ए मैं जरा इधर लिख रहा हूँ। ठीक, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो डब्ल्यू बी, यानी ये वाला डब्ल्यू ए मैंने इधर लिख दिया, और फिर मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी ओवर पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी
ब्रैकेट में बंद कर कर यहाँ पर लिख दो डब्ल्यू ए, जिसका मतलब है डब्ल्यू ए हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, और ये भैया इक्वेशन नंबर 6 हो गई है। इक्वेशन 6 को संभाल के रखो, लिख लो, आगे ये काम आएगी। इक्वेशन 6 को संभाल के रखो, लिख लो, आगे ये काम आएगी। अब ये काम करो, नाउ इक्वेशन 3 निकालो, जो मैंने आपसे कहा था ना इक्वेशन 3 निकालो, वो इक्वेशन 3 निकालो। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 with respect to WA, keeping WB constant, keeping WB constant, यानी WB को कांस्टेंट रखना है, WA को डिफरेंशिएट करना है। कहाँ पर? इक्वेशन 3 पर। तो इक्वेशन 3 कहाँ पर थी? इक्वेशन 3 मैं यहाँ पर जरा दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि आपने भी कहीं पे लिखी होगी, उसको निकाल लो। ये इक्वेशन 3 थी WA प्लस WB WB, ये क्या थी? इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करना है WB से। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू WA कीपिंग WB कांस्टेंट, यानी ये जो इक्वेशन हमने लिखी है भैया, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू WA, जबकि WB को कांस्टेंट रखना है। तो यही काम करो, देखना ये इक्वेशन है। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन 3 यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ, आप बेशक ना लिखो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कुछ स्टेप बिला वजह खामखा दोबारा करता हूँ, ताकि कुछ छूट ना जाए और बच्चे कहीं पर कंफ्यूज ना हो जाएं। ये क्वेश्चन 3 थे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू WA। तो ऐसे लिखेंगे, ये देखो जैसे पहले किया बिल्कुल वैसे। अब WA लिखा जाएगा, इधर भी पार्शियल डेरिवेटिव WB और ब्रैकेट में बंद कर दो। अब क्या चीज कांस्टेंट रखी है? अब WB कांस्टेंट रखा है, तो यहाँ पर WB, इधर भी पार्शियल डेरिवेटिव WB पार्शियल डेरिवेटिव WA, ठीक। और इसको हमने क्या चीज कांस्टेंट रखी है? WB कांस्टेंट रखा है। अब इसी इक्वेशन को आगे दोबारा लिखेंगे और इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे? चेन रूल, जैसे पहले अप्लाई किया था। तो भैया अगले पेज पर आ जाओ। इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिख देता हूँ, दोबारा इससे लिख रहा हूँ ताकि ज्यादा बेहतर समझ आए, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने दोबारा लिख दी है, ये क्या कर दिया? दोबारा देखो, मैं इतनी बार लिख रहा हूँ मेरे प्यारों, आप भी बार बार लिखो, आपको ये याद हो जाएगी। और ये काफी बच्चों को काफी मुश्किल लगेगी और आसान भी नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। तो भैया मैथमेटिक्स से तो हमारी जान जाती है, ऐसा है कि नहीं? ये इक्वेशन है, इस पे अप्लाई करना है चेन रूल, जैसे कि हमने पहले अप्लाई किया। तो देखो, इस पे चेन रूल तो अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज नोट करो कि WB कांस्टेंट है, इसका मतलब है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पर सिर्फ ये चीज बचेगी, यहाँ पर सिर्फ ये चीज बचेगी, इसको नहीं काटना, ये नहीं कट सकता, ठीक है? ये काटा नहीं है, ये पार्शियल डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 होता है, और WB कांस्टेंट है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 है। इस पर देखना भैया चेन रूल कैसे लगने वाला है। ऊपर वाली साइड वैसे की वैसे ही कॉपी पेस्ट मार लो, नीचे WA इंटू WB लिखो पार्शियल, इधर इसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करो, और फिर नीचे WA लिख दो, और एट कांस्टेंट WB, फिर वही काम करेंगे, इसको वैसे ही लिख लेंगे बिल्कुल। ये मैंने 3-4 जगह पे इस बुक्स की, इस टॉपिक की डेरिवेशन 3-4 बुक में देखी है, ये मुझे सबसे आसान लगी है। बाकी इससे भी काफी मुश्किल हुई हैं। इसको हमने बिल्कुल देखो बहुत सारी चीजें ना वैसे ही लिखी जा रहे हैं, इतनी इसमें सहूलत है। अब चूंकि WB कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर लिखते हैं, तो इसको जरा बाहर निकाल के लिख दो। किससे बाहर लिखते हैं? डेरिवेटिव के साइन से बाहर। तो ये आ गया, और भैया इसमें काट के रख दो, ये
सेम है तो इससे जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। यहाँ भले ब्रैकेट लगा लो, अगर कहीं पर मैं ब्रैकेट लगाना भूल जाऊँ तो कोई घबराना नहीं है, इतना कोई बड़ा ये खराबी नहीं है। अच्छा, ये इक्वेशन बिल्कुल हम कॉपी पेस्ट तो करते आ रहे हैं थोड़ी थोड़ी तब्दीलियों के साथ। एफ पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू ए इंटू, ये माइनस ना समझ लेना, ये मल्टीप्लाई है, डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी और इधर सिर्फ डब्ल्यू बी रह जाएगा। ये एक और इक्वेशन हमारे पास बन गई। इस इक्वेशन को भी हमने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 संभाल के रखें। हाँ, अभी इक्वेशन 7 के दोनों साइड पर डब्ल्यू ए से मल्टीप्लाई कर दो। भाई अगले पेज पे करते हैं, बल्कि यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 7 बाय डब्ल्यू ए ऑन बोथ साइड। तो लिखें मल्टीप्लाई इक्वेशन 7 बाय डब्ल्यू ए ऑन बोथ साइड। आपने इक्वेशन 7 लिखी होगी, उसके दोनों साइड पर डब्ल्यू ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऐसे बन जाएगी, डब्ल्यू ए पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू बी पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू बी। ठीक हो गया। अब ये जो आपने जब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया ना, तो ये इक्वेशन 8 बन गई। अब आप इक्वेशन 8 और इक्वेशन 6 को कंपेयर करो। इक्वेशन 6 आपने कहीं पर लिखी होगी, मैं आपको लिखवाता हूँ। ये इक्वेशन 8 है और इक्वेशन 6। आप देखो कि इक्वेशन 8 और इक्वेशन 6 की जो राइट हैंड साइड है वो बिल्कुल सिमिलर है। तो लिखो एस राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 8। इक्वेशन 6 आपने कहीं पे लिखी होगी, उसको इक्वेशन 8 से कंपेयर करो। एज राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 8 आर इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड आल्सो इक्वल। तो इक्वेशन 8 और इक्वेशन 6 को कंपैरिजन से हमें ये इक्वेशन मिली, पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू बी पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू बी ओवर डब्ल्यू बी। यहाँ पर भले ब्रैकेट लगा दो, इसको इक्वेशन नंबर 9 को हो। अब देखो यहाँ पर एक और चीज करनी है, इक्वेशन 9 को थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो इक्वेशन 9 है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस पर हर जगह आपको डब्ल्यू दिख रहा है। इक्वेशन 9 के राइट हैंड साइड पर हर जगह डब्ल्यू बी दिख रहा है। तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन 9 is a function of WA only, यानी इधर सिर्फ WA है, and right hand side of equation 9 is a function of WB, इधर सिर्फ WB है only। तो इसको ना, अब चूंकि एक ही साइड है, एक ही साइड पर W1 है, एक ही साइड पर WB है, तो हम इसको यूं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हम इसको एक कांस्टेंट के इक्वल पुट करेंगे। ये बड़े समझने की बात है। सो वी कैन पुट either side as constant, क्या क्या कहा मैंने? कहा ये कि जो इक्वेशन 9 की जो ये वाली साइड है, इसको एक कांस्टेंट के इक्वल पुट कर दो। यानी ये साइड लिखी और इसको पुट कर दिया एक कांस्टेंट के इक्वल, ठीक। और इस साइड को भी एक कांस्टेंट के इक्वल पुट कर दो। मैं ये यहाँ पर लिख देता हूँ, डब्ल्यू बी पार्शियल डेरिवेटिव WB, इसको भी के इक्वल पुट कर दो। इनको के इक्वल पुट कर दिया, फिर आगे चलते हैं।
इनको के इक्वल पुट कर दिया। अब आगे चलते हैं, इनको हमने इरेज किया और हमने ये क्या किया था कि हमने ये किया था कि डब्ल्यू ए पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू ए इसको के इक्वल पुट किया और पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू बी इसको भी के इक्वल पुट किया। ठीक, इससे हमको क्या पता चलेगा? देखो आप मान लो कि आप यूं समझ लो कि जो डब्ल्यू ए बराबर है डब्ल्यू बी के और ये दोनों बराबर है डब्ल्यू, यानी आप डब्ल्यू ए की जगह भी डब्ल्यू लिख सकते हो, डब्ल्यू बी की जगह भी डब्ल्यू लिख दो। तो ऐसे ही करो, डब्ल्यू लिख दो, डब्ल्यू ए की जगह भी डब्ल्यू लिख दो, इधर भी डब्ल्यू लिख दो और इधर के। अब इस इक्वेशन को आगे लेके चलेंगे, इन दोनों से हमको इस इक्वेशन तक हम पहुंचे। किया क्या है कि डब्ल्यू ए की जगह सिर्फ डब्ल्यू लिखते हैं, डब्ल्यू बी की जगह भी डब्ल्यू लिखते हैं, यानी इन दोनों इक्वेशन बराबर इसके आ गए। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू, ये डेल्टा डब्ल्यू के साथ लिख दो और जो ये वाला डब्ल्यू है ये इधर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। डब्ल्यू के को जरा बाहर लिख दो क्योंकि के कांस्टेंट है, और ये ऐसे लिख दो, ये ऐसे लिख दो। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 10 कह दो, इसको क्या कह दो? इक्वेशन नंबर 10 कह दो। बस ये खत्म होने वाली है, आपने घबराना नहीं है। इक्वेशन नंबर 10 तक तो हमारी बात पहुंच गई है, थोड़ा सा रह गया। अब देखो, एज वी नाउ क्या चीज वी नाउ कि एंट्रोपी, शुरू में हमने लिखा कि एंट्रोपी फंक्शन है प्रोबेबिलिटी का, तो इसको देखना, एस है यहाँ पर डेल एस लिख दो, एफ है यहाँ पर डेल एफ लिख दो, बस ये काम करो, बस ये काम करो और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो और इसको आप भले कोई इक्वेशन 10 प्राइम कह दो। अब आप इक्वेशन 10 एंड 10 प्राइम को देखो, इसकी एक साइड आपको सेम दिखाई देगी। देखो इक्वेशन 10 की ये वाली साइड और इक्वेशन 10 प्राइम की ये वाली साइड सेम है, तो बकिया दो साइड भी सेम कर दो, देखो कंपेयर इक्वेशन 10 एंड 10 प्राइम, तो वो हो जाएगा डेल एस इज इक्वल टू, ये डेल है। अगर आपको ये वाला डेल थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, तो आपने क्या करना है, घबराना नहीं है, इस डेल की जगह ऐसे लिख दो, इस डेल की जगह ना, इसकी जगह हम डी भी लिख सकते हैं, तो डी एस लिख दो, डी एस इज इक्वल टू के डेल डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू। ये एक इक्वेशन बन गई है। अब आगे इस इक्वेशन से चलेंगे, इस इक्वेशन को आप नोट कर लो, मैं अगली स्लाइड पर मूव करता हूँ, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास ये थी कि डेल एस इज इक्वल टू के डेल डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन विद आउट लिमिट्स। जिस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है उसे बिल्कुल एक दफा वैसे का वैसे ही लिख दो, यहाँ भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये कैंसिल हो गए, सिर्फ एस बचेगा, के कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। फंक्शन हो उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, अगर फंक्शन हो, डब्ल्यू फंक्शन है, डब्ल्यू का डेरिवेटिव डेल डब्ल्यू है, तो ये बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है वो जो कि एस नॉट होगा, इसको इक्वेशन 11 कहेंगे। एस नॉट खुद से लगाते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, एस नॉट हम खुद से लगाते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। याद रखना कि जब टेम्परेचर, यार ये कलर तो दिख नहीं रहा, याद रखना कि जब टेम्परेचर अप्रोचेस टू जीरो हो तो उस वक्त एंट्रोपी भी अप्रोचेस टू जीरो हो जाती है। याद रखना, जब टेम्परेचर अप्रोचेस टू जीरो तो उस वक्त एंट्रोपी क्या हो जाती है, जीरो। जब टेम्परेचर अप्रोचेस टू जीरो तो उस वक्त एंट्रोपी क्या हो जाती है, जीरो। तो इक्वेशन 11 में एस की जगह पे जीरो पुट करो, पुट
S इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 11, क्योंकि एंट्रोपी 0 होगी जब टेम्परेचर 0 हो गया। तो 0 इज इक्वल टू K नेचुरल लॉग W प्लस S नॉट। एक और काम ये करना है, यहाँ पर देखो, लिखो कि व्हेन टेम्परेचर अप्रोचेस टू 0 देन W इज इक्वल टू 1। याद रखना W उस वक्त 1 होता है, बिकॉज मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज एट जीरो टेम्परेचर all the particles are at ground state, हाँ, यानी जिस वक्त टेम्परेचर 0 होता है उस वक्त सारे पार्टिकल्स सिर्फ एक ही स्टेट में होते हैं और वो ग्राउंड स्टेट होते हैं। डेट इज नंबर ऑफ वेज W इज इक्वल टू 1। याद रखना, याद क्या रखना है, याद ये रखना है भैया, याद ये रखना है कि W इज इक्वल टू 1 होता है किस वक्त, जिस वक्त टेम्परेचर अप्रोचेस टू 0 होता है, सारे के सारे पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में होते हैं, सिर्फ एक ही उनकी अरेंजमेंट बनती है। कौन सी अरेंजमेंट बनती है कि सारे के सारे ग्राउंड स्टेट में है और W इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस इक्वेशन में जरा W की जगह 1 पुट करो, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू K नेचुरल लॉग 1 प्लस S नॉट। याद रखना, क्या याद रखना कि नेचुरल लॉग 1 0 होता है, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस S नॉट, यानी S नॉट की वैल्यू क्या आई, 0। तो अब इस S नॉट को इक्वेशन 11 में 0 की जगह पे पुट कर दो, यानी S नॉट 0 पुट कर दो, इक्वेशन 11 में पुट करो, मैं करता हूँ, आप भी करो। इक्वेशन 11 क्या थी, S इज इक्वल टू K नेचुरल लॉग W प्लस S नॉट। हमने समझ लिया कि S नॉट 0 है, कैसे समझ लिया वो हमने समझ लिया, अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। तो S इज इक्वल टू K नेचुरल लॉग W, S नॉट तो 0 हो गया, तो यही इक्वेशन आ गई और यही तो हमने निकालनी थी। S इज इक्वल टू K नेचुरल लॉग W, कुछ किताबों में S इज इक्वल टू K नेचुरल लॉग P भी लिखा है, एक ही बात है, इसको बोलते हैं बोल्ट्स मैन प्लैंक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसमें से आपको कुछ पूछना हो जरूर पूछेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।